Yes, we were at this page. So this part we are going to start. So total cost is, as I said earlier, T alphabet आप लिखो या ना लिखो, सीधा लिख दो TFC और सीधा ही लिख दो FC, मीनिंग एक ही है. इसका भी मीनिंग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ऐसे लिखें तो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, हार्डली मैटर्स. सो नाउ क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट. तो एज आई टोल्ड द डेफिनेशन, fixed cost means that cost which is incurred on the purchase of fixed factors of production. For example, expenditure on purchase of machinery, expenditure on purchase of land, building, factory, or we can say expenditure on the this permanent arrangement of electricity supply. जो भी electricity connection के लिए जो भी काम करना होता है एक ही बार किया जाता है ना, बार बार तो नहीं करते. या this salaries of permanent employees. एक होता है कच्चे तौर पे रखे हुए एम्प्लॉयज़, टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक होते हैं परमानेंट एम्प्लॉयज़. मतलब कुछ लोग होते हैं जिन, अब एक जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो अकेला तो नहीं सारे काम कर सकता कि कोई कहे कि मैं सुपरमैन हूँ तो मैं सब कुछ अपने आप कर लूँ, वो नहीं कर सकता. एवरीबडी नीड्स हेल्प ऑफ अदर पीपल. सो कुछ लोगों को परमानेंटली रखा जाता है, तो उनको तो सैलरीज देनी ही पड़ेंगी, चाहे फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन हो या ना हो. जो जो 2 4 5 लोग रखे हुए हैं पक्के तौर पे, उनको तो सैलरी देनी ही पड़ेगी, वो तो खर्च उठाना ही पड़ेगा. तो ऐसे परमानेंट एम्प्लॉयज़ को देने वाली सैलरी या वेजेस, और फिर इंश्योरेंस जैसे फैक्ट्री के लिए, जैसे कोई भी एक्सीडेंट को, उसके रिस्क को कवर करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार नोटिस किया होगा, खास करके ड्यूरिंग दिवाली डेज, स्पेशली बिफोर दिवाली, तो क्रैकर्स वाले जो होते हैं, बहुत क्रैकर्स अपनी दुकानों पे रख लेते हैं जो सेल करते हैं. तो कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग जाती है, तो वो सारी दुकान जल जाती है, सारे आसपास भी नुकसान होता है. तो ऐसे क्या किया जाता है कि जो आमतौर पे फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, इन ऑर्डर टू कवर दैट टाइप ऑफ रिस्क, तो इंश्योरेंस करवाते हैं. जैसे हम अपने व्हीकल्स की इंश्योरेंस करवाते हैं कि कोई चोरी ना हो जाए, कुछ खराबी ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो रिस्क कवर करने के लिए. अब वो जो जब इंश्योरेंस करवाते हैं, तो भगवान ना करे हमारा व्हीकल कोई चोरी हो या कुछ हो, बट हमें इंश्योरेंस के पैसे तो देने ही पड़ते हैं ना, वो तो खर्चा हो ही जाता है हमारा. तो ऐसे सारे खर्चे, तो ऐसे फैक्ट्री वाले जो लोग होते हैं, जो भी इंश्योरेंस का खर्चा है वो तो होना ही होना है. अब चाहे फैक्ट्री में कुछ प्रोड्यूस करो या ना करो, है ना, वो तो फर्क ही नहीं पड़ता. सो ऐसे परमानेंट तौर पे होने वाले खर्च, ऐसे ही फिर जो होती है डेप्रिसिएशन होती है, नॉर्मल वियर एंड टीयर होती है. मशीनें चाहे थोड़ी चलाओ, ज़्यादा चलाओ, कुछ ना कुछ तो डेप्रिसिएशन होनी ही है. तो कुछ ना कुछ उसके लिए भी अरेंजमेंट करके रखना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ मनी अलग से रखना पड़ता है. तो ऑल दीज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स विच आर बाउंड टू बी देयर, जो होने ही होने हैं, चाहे हम कुछ बनाएं या ना बनाएं, ठीक है. तो जैसे आप देखो, मशीन तो लग गई, जेसीटी मिल में मशीन तो लग गई, चाहे कपड़ा बनाओ या ना बनाओ, खर्चे तो हो गए, बिल्डिंग तो बन गई, चाहे कोई उस पर प्रोडक्शन करो या ना करो, ठीक. तो ऐसे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और द सेम थिंग इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या सीधा ही सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ठीक है. पहले सो दिस विल बी अवर बेसिक डेफिनेशन. आफ्टर दैट यू कैन मेंशन इट्स वेरियस अदर फीचर्स, कि अब जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो that is incurred even at zero level of income, zero level of production, भी चाहे कुछ नहीं भी बनाया तो भी ये खर्च हो चुका होता है. देन फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम. ये एक और फीचर आगे दिया हुआ बेटे, बाद में आप पढ़ लेना, एवरीथिंग इज गिवन. फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम वेदर आउटपुट इज जीरो और वेदर आउटपुट इज एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ टाइम्स. अब वो कैसे है, जैसे आप वी कैन, यू कैन प्लीज सी दिस, प्लीज राइट ऑन दिस टेबल, फिर मैं साइड बाय साइड आई विल एक्सप्लेन बोथ. फर्स्टली टेबल इज टू बी मेड, आउटपुट, नीचे ब्रैकेट में राइट ऑन यूनिट, यूनिट मतलब कितनी क्वांटिटी है, आउटपुट ब्रैकेट में यूनिट. ऑन राइट साइड कॉलम फिक्स्ड कॉस्ट FC, ब्रैकेट में वी कैन राइट कि ये रुपीज़ में हम बता रहे हैं, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट इन रुपीज़. तो अभी जो यूनिट ऑफ आउटपुट है, मान लो जीरो आउटपुट है, कुछ भी नहीं बनाया, 0 1 2 3 4 ऐसे अप टू 8. और जो फिक्स्ड कॉस्ट है, आई हैव टेकन, प्लीज टेक दिस एग्जांपल, क्योंकि आगे इट विल बी इजी फॉर अस टू लर्न दिस टेबल, थोड़ा याद करना इजी रहता है ना. बुक में सम अदर वैल्यूज आर गिवन, दे आर आल्सो फाइन, बट वो लर्निंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है. तो आई हैव, दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट दीज वेरी सिंपल वैल्यूज. आपको एक बार याद करोगे हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा. 10 10 आप रख लो, ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाट डू वी सी, साथ में लेट अस सी दैट डायग्राम आल्सो. प्लीज ड्रॉ द एक्सिस. ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टू शो यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ठीक है, सीधा ही आउटपुट भी आप लिख लो, आउटपुट मतलब ही है यूनिट्स ऑफ आउटपुट. एंड ऑन वाई एक्सिस वी में राइट, इधर आपने लिखना है फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट विच इज बीइंग शोन ऑन वाई एक्सिस.
अभी आप यू कैन मेक यूज ऑफ पेन, बाद में आप पेंसिल से अच्छे से कर लेना, अभी आप थोड़ा क्विकली कर लीजिए. सो नाउ व्हाट डू वी सी, ये देखिए ये जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है, ये 1 2 3 आगे यूनिट्स दिखाए हुए हैं. नो नीड टू शो ऑल द यूनिट्स, ऐसा कुछ नहीं, सिंपली दिस इज ओनली देयर फॉर योर एक्सप्लेनेशन, अदरवाइज इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, पॉइंट्स लेने की भी देयर इज़ नो नीड, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक बताने के लिए. नाउ मान लो हमने लिया यहाँ पर वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो यहाँ पर 10 ले लो, कहीं भी ले लो आप अपने डायग्राम में, एनीवेयर. नाउ द मीनिंग इज, now diagram is nothing else but the simple presentation of this table. अब क्या है, आउटपुट लेवल है 0, तो फिक्स्ड कॉस्ट है 10. ये देखिए ये 0 लेवल ऑफ आउटपुट नीचे, तो यहाँ पर क्या है 10 रुपीज़ फिक्स्ड कॉस्ट है. फिर उसके बाद है 1 यूनिट ऑफ आउटपुट है, जैसे टेबल में देखो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट 10 है, ये दिखा दिया 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, तो भी यहाँ पॉइंट आएगा हमारा 10 के सामने, तो भी 10 है. 2 यूनिट्स बनाएं तो भी 10 है, कितने भी यूनिट्स बना लें, ठीक है. अब हम यहाँ पे हम थाउजेंड्स एंड लैक्स तो नहीं दिखा सकते, तो कहीं ना कहीं वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट अवर टेबल, तो इस करके थोड़े से वैल्यूज ले ली हमने. तो आप कोई भी ये एक्स एक्सिस के ऊपर अप टू एनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, कोई भी, चाहे हम 1000 चीज़ें बना लें, चाहे हम लैख बना लें, कुछ भी बना लें, ये फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, दैट इज इक्वल टू 10. अब इसका रीज़न क्या है वो आप समझिए ध्यान से. रीज़न ये है कि settle down all the children. Reason being is I side by side I try to see your views also, visuals also, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है ना, तो मुझे भी डिस्ट्रैक्शन होता है, सो प्लीज सेटल डाउन क्वाइटली. सो अब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब है कि जैसे टेक्सटाइल मिल में, मैं आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ टेक्सटाइल मिल क्योंकि वो स्कूल के पास है, या शुगर मिल का आप एग्जांपल ले लो, जितनी भी मशीनें लगी हैं, बिल्डिंग बनी है, अब आप सोच के देखिए अभी प्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ, बिल्डिंग तो पहले ही बनानी पड़ी ना, पहले बिल्डिंग बनेगी, फैक्ट्री बनेगी, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन पहले ही करनी पड़ेगी, वो पैसे शुरू में ही खर्च हो गए, दैट मनी हैज़ बीन ऑलरेडी स्पेंट. फिर उस फैक्ट्री को बना के, बिल्डिंग को बना के, कंस्ट्रक्ट करके, उसमें जो भी मशीनरी चाहिए, शुगर मिल है तो शुगर मिल से रिलेटेड जो भी मशीनरी इक्विपमेंट है वो है, टेक्सटाइल की है तो उससे रिलेटेड मशीनरी, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी जिस भी टाइप का काम है तो उससे रिलेटेड मशीनरी, वो पहले ही पैसा खर्च हो गया. अब मान लो वो मशीनरी 10 लाख रुपीज़ की है, तो अब वो मिल में, शुगर मिल में या जेसीटी मिल में 10 लाख रुपीज़ के बराबर की वो मशीन खरीद के लगा ली. अब प्रोड्यूसर अगर उस मशीन को चलाता है, चला के कुछ बनाता है तो भी ठीक है, उसके तो 10 लाख रुपए खर्च हो ही चुके हैं ना, अपने पास से पहले ही पैसा खर्च हो चुका है, पहले ही मशीन तो पहले ही लाके वो लगाएगा ना, अपनी जेब से खर्च करेगा, अपनी पॉकेट से खर्च करेगा. अब उस मशीन के ऊपर वो अपना टेक्सटाइल बनाता है, 2 मीटर कपड़ा बना ले तो भी मशीन के ऊपर 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, 100 मीटर कपड़ा बना ले तो भी उसके 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं. किसी दिन मशीन चलाता ही नहीं है, जीरो आउटपुट, कोई टेक्सटाइल नहीं, टेक्सटाइल मीन्स कपड़ा, क्लॉथ जो होता है, कुछ भी नहीं बनाया, कोई भी प्रोडक्शन नहीं की, तो भी उसके 10 लाख रुपीज़ ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं. तो यही मीनिंग है यहाँ पे कि भाई मशीनें लगाने के बाद, फैक्ट्री बनाने के बाद, मशीनें लगाने के बाद, वेदर यू प्रोड्यूस समथिंग, तो भी आपकी वो फिक्स्ड कॉस्ट वही रहनी है, आपका तो खर्चा 10 लाख हो ही चुका है, चाहे आप कुछ प्रोडक्शन करो या ना करो, ठीक है, चाहे टेक्सटाइल बनाया या नहीं बनाया, तो भी 10 लाख ऑफ रुपीज हैव बीन ऑलरेडी स्पेंट. सो दैट इज वाई सेम थिंग इज शोन हियर इन द टेबल एंड डायग्राम कि भी चाहे आउटपुट जीरो है, मीन्स कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो भी अपने पास से पहले ही पैसा खर्च हो चुका है. चाहे आप एक चीज बनाओ, मशीन की कीमत तो हो ही रही ना, मशीन थोड़ी चेंज हो गई, मशीन के तो 10 लाख रुपीज ही रहे. चाहे आप एक चीज बनाओ, चाहे आप 2 आइटम्स बना लो, चाहे आप 3 बना लो, चाहे उस मशीन की हेल्प से आप हजारों लाखों चीजें बना लो, तो भी जो मशीन की कॉस्ट है, जितने रुपयों में मशीन परचेज की, वो तो उतनी ही रहनी है. चाहे आप अनगिनत चीजें बनाओ, चाहे आप 2 बनाओ, चाहे आप 4 बनाओ, चाहे आप बिल्कुल ना बनाओ, ठीक. तो जैसे और देखो, अपना एग्जाम्पल लो, आपने बाइक या एक्टिवा ली, अब बड़ी खुशी खुशी में आपने 10th क्लास के एंड में जनवरी में ले ली कि चलो जी अब नई क्लास में जाना है, 11th क्लास में नई एक्टिवा पे जाएंगे, नई बाइक पे जाएंगे, हैं. उधर से हो गया लॉकडाउन, आपने मान लो चलाई ही नहीं एक्टिवा, पैसे तो आपके खर्च हो चुके, आपके तो 75 या 80 जितने की भी आई आपकी, इतने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज आपके तो खर्च हो चुके हैं. चाहे अब आपकी वो एक्टिवा घर पे खड़ी है बेचारी नई नवेली, चाहे आप उसको चलाते हो चाहे नहीं चलाते हो, आपके तो पैसे खर्च हो चुके हैं, है ना. सेम थिंग इज हियर कि चाहे आप कुछ प्रोडक्शन करो या ना करो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पहले ही हो चुकी है. सो दैट इज वाई द एडजेक्टिव फिक्स्ड इज यूज्ड कि पहले ही हो चुका है, ये पैसा खर्च हो चुका है.
ठीक है। सो यही इसका फीचर है कि फिक्स्ड कॉस्ट इट कैन इवन एट जीरो लेवल देयर इज सम फिक्स्ड कॉस्ट, वो पहले ही होनी ही पड़ती है क्योंकि पहले मशीन तो लगाएंगे ही ना, काम करना या ना करना तो बात की बात है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जीरो लेवल पे भी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑन एनी अदर लेवल ऑफ आउटपुट, एनी अदर का मतलब आगे जितना मर्जी ये नंबर को आप इंक्रीज कर लो। सो एट ऑल लेवल्स फिक्स्ड कॉस्ट जितनी भी है पहले तो वो होती है, और सेकेंड फीचर जितनी भी है दैट विल रिमेन सेम, मशीन उतने की ही रहनी है चाहे आप जितनी मर्जी चीज़ें बनाओ, ठीक है, या ना बनाओ। तो इस करके ये फिक्स्ड कॉस्ट, इसका फीचर क्या बन गया कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम और इट रिमेन्स कांस्टेंट। सिंस इट रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज व्हाई व्हेन वी शो इट डायग्रामेटिकली, तो हर एक के ऊपर ये 1 यूनिट के ऊपर भी 10 पे ही पॉइंट आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 2 यूनिट्स बनाओ तो यहाँ आएगा, जब व्हेन यू ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स तो यू विल गेट ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन आपकी बनेगी, ठीक है जी। सो ये इसका फीचर है, फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन is parallel to x-axis and even at zero level of output there is some fixed cost, and with the help of that fixed cost any number of output can be produced, it will remain same। ये फीचर हो गए इसके, ठीक। I hope I have explained more than enough about this fixed cost। now let us see the second one। second part कौन सा है, ये वाला variable cost, ठीक है, ये अभी हमने ये डिस्कस किया है। now variable cost, so please firstly write the definition। variable cost is that cost of production, note down this definition, variable cost is that cost of production which is incurred on variable factors of production, which is incurred on variable factors of production, incurred on various variable factors of production, ठीक है। बस ये लाइन बिगनिंग में आनी चाहिए, देन रेस्ट वट एवर इज गिवन इन द बुक दैट आई विल एक्सप्लेन एंड यू कैन लर्न इन एनी वे। बट ये लाइन हमारा अगर आता है आपको डिफाइन वेरिएबल कॉस्ट, डिफाइन फिक्स्ड कॉस्ट, तो दिस लाइन शुड कम इन द बिगनिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका मीनिंग है एज आई टोल्ड अर्लियर कि 2 टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, वन इज फिक्स्ड, तो उनके ऊपर जो खर्च होता है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, एंड वन अदर टाइप ऑफ फैक्टर्स इज वेरिएबल फैक्टर्स विच कैन बी चेंज्ड ऑन डे टू डे बेसिस, विच कैन बी रिप्लेस्ड, जिसको हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो जो फैक्टर्स को बदला जा सकता है, तो वेरिएबल वर्ड का मतलब ही होता है जिसको चेंज किया जा सके, वेरिएबल जिसको बदला जा सके। सो वो सारे फैक्टर होते हैं वेरिएबल फैक्टर, जैसे लेबर, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट का खर्च या इलेक्ट्रिसिटी का खर्च, ये सारे वेरिएबल हैं। रॉ मटेरियल कितना परचेज करके लाना है, जितना भी लाओगे उतने उतने पैसे खर्च होंगे, ठीक है। तो ऑल दीज आर वेरिएबल फैक्टर। तो वट एवर मनी इज स्पेंट ऑन दीज वेरिएबल फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड दिस वेरिएबल कॉस्ट, उसी को कह देते हैं ये वाला वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो आगे बुक में दिया हुआ है दिस कॉन्सेप्ट हैज 1 और 2 अदर नेम्स ऑल्सो। कौन कौन से, इसी को डायरेक्ट कॉस्ट भी कह देते हैं, या स्पेशल कॉस्ट, या प्राइम कॉस्ट। बट द मोस्ट पॉपुलर वर्ड जो नॉर्मली हम आम टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं या पेपर में आता है, वो यही वर्ड आता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, नाउ यू प्लीज ड्रॉ दिस टेबल एंड डायग्राम, फिर मैं साथ साथ में इकट्ठा ही सब कुछ बता देती हूँ। प्लीज ड्रॉ, मेक दिस टेबल। अब बुक वाली वैल्यूज ना लें प्लीज, ये वाली इजी वैल्यूज हैं। आउटपुट, नीचे आप लिखना चाहते हो यूनिट्स लिख लो, ब्रैकेट में यूनिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक। Then second column variable cost, VC stands for variable cost, values are 0 10 18 24 28, उसके बाद है 28 के बाद 32 3 to 32, then 38 46 62। I am repeating 0 10 18 24 28 32 38 46 62। Now please draw the diagram also। On x-axis output, on y-axis variable cost। ये थोड़ा ऊपर करके लिखा है, आप यहाँ कहीं भी लिख सकते हो, can write here anywhere variable cost। Now please pay special attention to the shape of this curve। ऐसी ही shape बननी चाहिए आपकी। अगर ऐसी शेप नहीं बनेगी और पेपर में आ गया कि ड्रॉ द डायग्राम, तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है। सो टुडे
after the meeting, whenever you are studying economics, so please do practice of these shapes carefully again and again. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? As we can see from this table as well as diagram. अब आप ध्यान से देखो, आउटपुट है 0, मतलब कुछ भी नहीं बनाया गया, तो वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो इक्वल टू 0. ठीक है, कुछ नहीं बनाने का मतलब है कि आज कोई, मान लो आज का दिन है, कोई रॉ मटेरियल नहीं लेके आए, कोई मशीन नहीं चलाई, कोई रॉ मटेरियल यूज़ ही नहीं किया, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलाई, किसी मजदूर को, लेबर को नहीं लगाया, कुछ बनाया ही नहीं. तो इसका मतलब जब आउटपुट 0 है, जब कुछ बनाया ही नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट का भी कोई खर्चा नहीं होगा, ना किसी को वेज देनी पड़ेगी, ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, ना रॉ मटेरियल का खर्चा है, कुछ नहीं होगा, सिंस नथिंग हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड. तो ये इसका फर्स्ट फीचर है कि भी जब कोई आउटपुट नहीं होती तो एट दैट टाइम वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो 0. वेरिएबल कॉस्ट कब होती है? जब एक्चुअली कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट होती है ना. ये आप देखो 1 2 3 4 भी सब, जब कुछ बनाना शुरू होता है, ओनली एट दैट टाइम कोई ना कोई वेरिएबल कॉस्ट का खर्च आता है. कोई मजदूर लगाएंगे, कुछ प्रोडक्शन करेंगे तो लेबर लगाएंगे तो ही पैसे देने पड़ेंगे, कुछ प्रोडक्शन करेंगे तो ही रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, उसका खर्च होगा, तो ही इलेक्ट्रिसिटी लगेगी. जब कुछ बनाना ही नहीं तो चुप करके बैठे हैं तो कोई खर्चा नहीं आएगा. ठीक है, सो दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट इट इज ऑलवेज 0, बट एज सम प्रोडक्शन टेक्स प्लेस देयर इज सर्टेनली सम अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, कुछ ना कुछ खर्च आएगा. नाउ एज आउटपुट इज इंक्रीजिंग, आप टेबल पे देखो ये कितनी वैल्यू है, 0 10 10 के बाद 18 18 के बाद 24, मतलब पहले ये थोड़ा ये बढ़ रही है एट डिमिनिशिंग रेट. ध्यान से ऑब्जर्व करो, 0 और 10 के बीच है 10 का डिफरेंस, 10 और 18 के बीच है 8 का डिफरेंस, पहले से कम. फिर 18 और 24 के बीच में 6 का डिफरेंस, फिर 24 और 28 के बीच में 4 का डिफरेंस. मतलब कुछ पार्ट तक वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, बट इट इज़ इंक्रीजिंग एट ए स्लो रेट. हर बार पहले से कम रेट से बढ़ रही है. ठीक है, तो जब कम रेट से कोई चीज़ इंक्रीज करती है तो उसकी ऐसी शेप बनती है, ये वाला जो फर्स्ट. इफ़ वी सी केयरफुली तो वी कैन डिवाइड दिस डायग्राम इनटू 2 पार्ट्स. एक देखो यहाँ पर, देखो ये ऐसी कनकेव सी शेप आ रही है यहाँ तक करके, है ना. आप चाहो तो यू कैन पुट ए पॉइंट ऑन योर डायग्राम कहीं पर भी जहाँ पर आपका दिख रहा है आपको अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट जो पार्ट है डायग्राम का वो ऐसे ये कनकेव सा बन रहा है ना. कनकेव शेप जब भी होती है तो उसका मतलब है कि समथिंग इज इंक्रीजिंग बट एट ए स्लो रेट, डिमिनिशिंग रेट पे वो चीज़ बढ़ती है. बट इस पॉइंट के बाद आप अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, आफ्टर दिस पॉइंट नाउ इट इज इंक्रीजिंग एट ए रैपिड रेट. ये एकदम स्टीप स्लोप, एकदम तेजी के साथ ये ऊपर की ओर जा रही है. मतलब जैसे यहाँ से देखो 28 के बाद 32 4 का डिफरेंस है, 32 के बाद 38 6 का डिफरेंस है, 38 के बाद 46 कितना आ गया 8 का डिफरेंस है, फिर और ज़्यादा 12 का डिफरेंस है. मतलब अब बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा हो गई. पहले स्लो रेट से बढ़ रहा था, अब तेज़ी के साथ ज़्यादा फास्टर रेट के ऊपर इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो जब स्लो रेट से बढ़ता है तो ये शेप होती है फर्स्ट वाली, ये वाला पार्ट. और जब ये फास्टर रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, तो ये इस तरह की शेप आती है. सिंस वी आर शोइंग ऑल दीज वैल्यूज इन वन टेबल, तो इस तरह का बिहेवियर होता है. And here we are not showing the plotting of points because that is not required, that is wastage of time. but अगर आप चाहो तो आप जब आप बनाओगे तो आपको इसी तरह की शेप मिलेगी. ठीक है, तो क्योंकि आगे सीनियर क्लासेस में इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक पॉइंट लगा के बनाएं, सीधी शेप ही दिखा देते हैं. तो बट इवन इफ वी मेक यूज ऑफ दिस प्लॉटिंग ऑफ दीज पॉइंट्स तो सर्टेनली वी विल गेट दिस टाइप ऑफ शेप. ठीक है, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ये शेप बन रही है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी है वेरिएबल कॉस्ट. इसको एक्सप्रेस करना हो इसके फीचर्स तो ऐसे कह सकते हैं कि एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0. बट एज आउटपुट इज इंक्रीजिंग, then in the beginning variable cost increases at a slow rate. It is increasing but at a slow rate. Then after this point corresponding to जो भी यहाँ पे level of output है, after that point if more production takes place, more is being produced, then variable cost also increases. Obviously it is increasing but now it is increasing at a rapid rate, at a faster rate. पहले से ज़्यादा रफ्तार से ये increase हो रहा है. ठीक, तो अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल मीन्स जैसे वेजेस सैलरीज ऑफ टेम्परेरी पीपल, टेम्परेरी लेबरर्स. आपने कभी नोटिस किया हो, आई वांट टू गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल. जैसे कंस्ट्रक्शन होती है, आम आपने देखा होगा अपने घरों पे भी, रूटीन काम चलता है तो एक 2 या 3 लोग लगे होते हैं काम पे. फिर जिस दिन एक दिन आती है टर्न कि भाई आज ऊपर लेंटर डालना है छत के ऊपर,
तो आपने देखा होगा उस दिन कई सारे मजदूरों को बुला लिया जाता है ना, जो मेन आपका मेसन होता है, मिस्त्री होता है, उस दिन और 10-15 लोगों को और बुला लेता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि उस दिन ज़्यादा काम है ना, मेन काम है उस दिन, तो उस दिन ज़्यादा लोगों को बुला लिया। अब लेंटर डाल लिया, तो जिस दिन 15 लोग बुलाए तो उस सबको पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में तो नहीं आएगा कोई भी। तो इसका मतलब जिस दिन रिक्वायरमेंट है उस दिन ज़्यादा लोगों को बुला लिया। अब लेंटर डल गया, सब कुछ हो गया है ना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग वेंट फाइन। तो अगले दिन अब वो सारे 15 लोगों को नहीं बुलाएगा, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। अब 15-20 दिन तो लेंटर सूखने में लगेंगे, अब नहीं किसी को भी बुलाया जाता। मतलब अगले दिन फिर सिर्फ 2 मिस्त्री आएंगे या 2 मजदूर आएंगे, तो अब बाकी लोगों को छोड़ दिया। ठीक, इसका मतलब कि जब रिक्वायरमेंट होती है तो ज़्यादा लोगों को लगा लेते हैं, जब नहीं होती है तो लोगों को हटा देते हैं। वेरिएबल, तो वेजेस टू टेम्परेरी पीपल, टेम्परेरी लेबर एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो ऐसे ही जिस दिन ज़्यादा मशीनें चला, ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, उस दिन रॉ मटेरियल भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी मोर। जिस दिन कम चीज़ की प्रोडक्शन की है उस दिन कम कॉस्ट आएगी। जिस दिन ज़्यादा मार्केट में आना जाना हुआ उस दिन ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा, जिस दिन कम आना जाना हुआ उस दिन कम होगा। सीधा सा फैक्ट है। ठीक, तो दिस इज द शेप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा, अभी हमने मेन काम के ऊपर नहीं आए, तो अभी वी हैव रेड अबाउट दीज टू कॉन्सेप्ट्स। अब आप अगर इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, आगे एक पेज के ऊपर दिया होगा, यू कैन सी, हाँ एक नेक्स्ट पेज के ऊपर इट इज गिवन दिस डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, नाउ यू कैन क्विकली रीड दीज पॉइंट्स. All these points I have just explained in the explanation of both these costs. ये आपको आ सकता है क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। ठीक है, 3 या 4 मार्क्स में। अब क्विकली एक बार पढ़ लीजिए जरा, थोड़ा फास्ट। Rest all points are simple lines. Second point में you may fail कि भी it is difficult. It is not difficult. Second point I want to tell, fixed cost में लिखा है, they have written these costs are independent of the level of output as they do not vary with change in output. And on right side it's written these are dependent on the level of output as they vary directly with change in output. Vary word का मतलब होता है change होना, तो इसका सिर्फ मतलब ये है, as you can see in this diagram, zero level of output, zero variable cost, output is increasing, variable cost is also increasing. इसका मतलब variable cost depends upon the level of output, है ना, ये तभी बढ़ती है जब आउटपुट को बढ़ाया जाता है। अगर आउटपुट को ना बढ़ाया जाए तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी वहीं रुक जाएगी, इट विल नॉट चेंज। इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन दिस लेवल ऑफ आउटपुट। इसमें चेंज आएगा आउटपुट में तो इसमें भी चेंज आएगा। और ऑन दी अदर साइड फिक्स्ड कॉस्ट में आप देखो, लेट मी शो यू फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें क्या हो रहा है, चाहे आउटपुट 0 है, चाहे 1 है, 2 है, कितनी भी है, ये फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन लेवल ऑफ आउटपुट। यही मतलब हुआ ना, ये नहीं डिपेंड करती है। अभी ये देखो, ये 10-10 ही है, चाहे कुछ बनाओ चाहे ना बनाओ। ठीक, तो जब इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा, इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन लेवल ऑफ आउटपुट। बट ऑन दी अदर साइड वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर आउटपुट बढ़ता है तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। स्पीड चाहे कुछ भी है बट ये बढ़ रही है, तो ये मीनिंग है इस सेकेंड पॉइंट का। ठीक है, चलो, तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। अबे नाउ व्हाट इज द रिलेशन, ऑलरेडी वी हैव रिटन दिस, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ दिस फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। मतलब इन दोनों को ऐड कर दें तो द टर्म विच वी गेट दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। ठीक, अच्छा, अगर हम नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फिक्स्ड कॉस्ट, कैन वी कैलकुलेट? जो निकालना है उसको लेफ्ट साइड पे रख लो, प्लीज राइट डाउन इन द नोटबुक ऑल्सो। मान लो हमने फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ऊपर वाले से, तो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट तो है ही है, ये सेकेंड वैल्यू को इसमें से माइनस कर दें, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो देन वी गेट दिस फिक्स्ड कॉस्ट। सिमिलरली इस इक्वेशन में से मान लो नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वीसी, वेरिएबल कॉस्ट, तो जो निकालना है लेट अस राइट इट ऑन द लेफ्ट साइड, पुट द साइन ऑफ इक्वल टू। अब क्या करेंगे, ये टोटल कॉस्ट में से ये सब्ट्रैक्ट फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल में से सेकंड वैल्यू को निकाल दो, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। मतलब जो निकालना है कीप दैट वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड, अदर वन को टोटल में से माइनस कर दो तो आपको वो टर्म मिल जाएगी। ठीक, नाउ वी हैव टू कंबाइन बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स।
नाउ प्लीज कम टू, ये ऊपर वाला सेम ही है, पिछली वाली ये स्लाइड ये. नाउ प्लीज कम टू दिस टेबल. नाउ ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मेक दिस टेबल एंड डायग्राम. फर्स्ट कॉलम आउटपुट, राइट डाउन आउटपुट. आउटपुट के नीचे यूनिट्स, ब्रैकेट में यूनिट्स, और आउटपुट के ऊपर इफ यू वांट टू राइट, ये ब्रैकेट में क्यू लिखा है, क्यू, अल्फाबेट क्यू. क्यू का मतलब, क्यू स्टैंड्स फॉर आउटपुट. पहले हमने किया था, याद है आपको, डिमांड चैप्टर में क्यू का मतलब डिमांड भी है. मतलब क्यू को हम कुछ भी अलग अलग फॉर्म्स में कह सकते हैं, आउटपुट भी कह देते हैं. क्यू का मतलब आउटपुट. फिर सेकंड कॉलम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट के आगे इक्वेशन फॉर्मूला क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू सम ऑफ दिस फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. ये दोनों का सम. सबके नीचे रुपीज रुपीज लिख लो बिकॉज ऑल वैल्यूज आर इन रुपीज. ये सब ब्रैकेट में रुपीज लिख लिया. ठीक है. नाउ यूनिट्स ऑफ आउटपुट सेम. अब कुछ भी नहीं करना, वेरी इजी. 0 से लेके 8 तक वी हैव रिटन द वैल्यूज. फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो पीछे टेबल किया था फिक्स्ड कॉस्ट का, सेम 10 10 10. ये मैंने इसीलिए 10 बोला था कि आगे ऐड करना इजी हो जाएगा. सबको 10 10 लिख ले, सेम टेबल. देन वेरिएबल कॉस्ट. अब ये क्यू का लेवल सेम ही है जो पहले लिखा था, सेम वेरिएबल कॉस्ट वाला टेबल है ना. इसको दोबारा नहीं लिखना, बस ये एक बार लिख दिया. अब वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यूज लिख लो जो पिछले टेबल में लिखी थी आपने. सेम ही वैल्यूज हैं, 0 10 18 24 28 32 38 46 62. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग न्यू. बस क्या कर दिया, एक बार ये आउटपुट का कॉलम लिख दिया, फिर उसके सामने फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यूज वाले टेबल की वैल्यूज लिख दी, ये वेरिएबल कॉस्ट वाले टेबल की वैल्यूज लिख दी. ठीक. अच्छा, अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू ऐड दीज टू. ठीक है. अब आप नाउ, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है. आपने एक बार एक ये वैल्यूज याद कर लो 10, ये तो सीधा ही है 10. एक मेन ये याद कर लो. ठीक है. जब आप इसको लर्न कर लोगे तो इजीली यू कैन राइट दिस बोथ द कॉलम. नाउ यू जस्ट ऐड दीज टू. तो ये क्या हो गया, 10 प्लस 0 10, फिर 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28, 10 प्लस 24 34, 10 प्लस 38 38, 10 प्लस ये क्या है 32 42, 10 plus 38 48, 10 plus 46 56 and 10 plus 62 72. Simple addition. Okay. So what I am trying to say, no need to learn these values of total cost. Why to waste time and energy. Simple आप बस ये याद कर लोगे तो आगे ऐड ही करना है. तो एडिशन तो anyone can do very quickly at on the spot. टोटल तो हम कर ही सकते हैं. तो ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट. ठीक है. Now if we have to show in the form of diagram, then please draw this. अब ये डायग्राम भी कुछ नहीं है, दिस इज ऑल्सो द एडिशन ऑफ प्रीवियस 2 डायग्राम. उन्हीं को इकट्ठा कर दिया हमने, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल को. सो प्लीज राइट हियर आउटपुट. यहाँ पर लिख लेना है टोटल कॉस्ट वाई एक्सिस पे, बिकॉज नाउ वी आर ट्राइंग टू शो द नेचर ऑफ टोटल कॉस्ट का. ठीक. तो ये आप देखो, कहीं पर भी आप अपने डायग्राम में जहाँ भी आपका मन करता है थोड़ा सा गैप रख के ये एक लाइन ये वाली फिक्स्ड कॉस्ट की यू कैन ड्रॉ. फीचर उसका वही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. वही डायग्राम है जो फिक्स्ड कॉस्ट का बनाया. फिर आप ये वाली लाइन देखो, ये कर्व, ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसी के ऊपर ये वेरिएबल कॉस्ट आप ड्रॉ कर लो. ये वेरिएबल कॉस्ट, यही वाली. ये शेप थोड़ी मेरी ठीक नहीं बनी है, तो आई रिक्वेस्ट यू, देखने में ही ऐसी शेप ही आनी चाहिए. ठीक है. एक्चुअली आई वांटेड टू ड्रॉ द डायग्राम अलोंग विद द टेबल, स्पेस कम था तो बढ़िया शेप नहीं आई है, बट इट शुड बी लाइक दिस, ऐसी बननी चाहिए. सो ये वेरिएबल कॉस्ट. अब यहाँ पर जहाँ आपका ये फिक्स्ड कॉस्ट है, मान लो ये 10 है. ठीक है. अब बिल्कुल इस वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल, बिल्कुल इसी शेप की, यू विल ड्रॉ ए कर्व फ्रॉम हियर. उसकी शेप बिल्कुल इस वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल होनी चाहिए. उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये टोटल कॉस्ट, क्योंकि इट इज़ द सम टोटल ऑफ दिस फिक्स्ड एंड वेरिएबल, इन दोनों का टोटल है. तो अब ये वेरिएबल कॉस्ट तो वही है, तो सिर्फ डिफरेंस कितना आ रहा है, हर बार हर वैल्यू में 10 का ही डिफरेंस हो रहा है ना. वेरिएबल कॉस्ट में आप ध्यान से देखो, जो वैल्यूज हैं उसमें कितना कितना एडिशन हो रहा है. ईच टाइम ए कांस्टेंट वैल्यू दैट इज इक्वल टू 10 दैट इज बीइंग एडेड एवरी टाइम. तो जब एक कांस्टेंट वैल्यू को 10 को ही ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ एक ये डिस्टेंस बढ़ेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, शेप सेम ही रहनी है.
सो ये स्टार्ट क्यों हो रही है वाई एक्सिस से? टोटल कॉस्ट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर टोटल कॉस्ट 10 है. ठीक, तो 10 किसके इक्वल है? 10 फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल है. तो इसका मतलब दिस टोटल कॉस्ट कर्व इट शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस वैल्यू 10. यहीं से शुरू होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट अकेली कॉस्ट नहीं है, ये एडिशन है दो कॉस्ट का. विच वन? फिक्स्ड एंड वेरिएबल. दो चीज़ों को ऐड कर करके बना है, और जो एडिशन है ये फिक्स्ड कॉस्ट का एक सेम अमाउंट का एडिशन इज टेकिंग प्लेस. दैट इज वाई दिस कर्व विल बी टोटली पैरेलल टू, in design, in shape, it will be just like equal to this variable cost. तो यहाँ पर आपने लिखना है total cost is equal to FC plus VC. TFC लिखना है तो भी ठीक है, ऐसे भी लिख दो तो भी ठीक है. Both mean the same thing. ठीक है जी. With this our this concept total cost comes to an end. Tomorrow we will start. Tomorrow मतलब on Monday when we have class we will start the concept of average cost. ठीक है. So today your homework is to revise up to this part. Please do the practice of tables and diagrams thoroughly. बार बार प्रैक्टिस करनी है, मुंह जबानी याद करके ये दो वैल्यूज को, इनको याद करके अपने आप फिर करके देखना है. एंड लर्न ऑल द मेन डेफिनेशंस. फाइन. चलो, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, सो आई टेक योर लीव and request Sukhjeet ma'am to end the meeting. Sukhjeet ma'am, now you can end the meeting, dear. Okay, ma'am. Thank you all.